नमस्कार। स्टडी IQ PCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिव्यांश शुक्ला है और मैं मॉर्निंग में 10 to 11 के बीच में आप सभी के लिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लासेस लेकर के आता हूं। हमारी क्लासेस ये आप प्लेलिस्ट में जाकर के स्टडी IQ PCS चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो किसी स्टेट सर्विसेज में बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं या यूपीएससी में पूछे गए हैं, ऐसे टॉपिक्स पर फोकस करते हैं हम। और बहुत ही कम समय में, शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं, हम उस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, उसका बेसिक्स भी कवर करते हैं, प्लस उसके साथ एडवांस पोर्शन भी कवर करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वेटलैंड्स के ऊपर। आज के इस टॉपिक में हम वेटलैंड्स, रामसर कन्वेंशन और इनसे रिलेटेड जितने भी क्राइटेरियाज हैं, डेफिनेशंस हैं, वो सब समझेंगे इन डेप्थ। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है ये है वेटलैंड्स के ऊपर। व्हाट आर वेटलैंड्स? देखो, वेटलैंड्स जो है ना, इनका इंपॉर्टेंस डे टू डे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, इनका साइज कम होता जा रहा है। मतलब किसी चीज का जैसे इंपॉर्टेंस बढ़ता है तो उस चीज के साइज में या फिर उस चीज के रीच में वृद्धि होनी चाहिए, इंक्रीमेंट दिखना चाहिए। बट यहां उल्टा हो रहा है, उस चीज की हमें जरूरत भी बढ़ रही है लेकिन वो चीज हमारे लिए कम होती जा रही है। वेटलैंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं ये हम आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं वेटलैंड होता क्या है, आर्द्र भूमि जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। तो आर्द्र भूमि बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो आर्द्र भूमि का मतलब है, जो डेफिनेशन है आर्द्र भूमि की, उसमें बहुत सी चीजें आती हैं। जैसे कोई लेक हो गई, कोई रिवर हो गई, कोई पॉन्ड हो गया। ठीक है, अब ये इसके अलावा एस्चुरी, मार्शी लैंड, फेन, ये सब वेटलैंड का एग्जाम्पल होता है। चाहे किसी झील की बात करें, किसी तालाब की बात करें, किसी कोई भी वाटर बॉडी हो। और यहां ध्यान ये देना है आपको, ये वाटर बॉडी नेचुरल भी हो सकती है, यानी प्राकृतिक भी हो सकती है, एंड इट कैन बी आर्टिफिशियल ऑल्सो। मतलब मैन मेड या आर्टिफिशियल भी हो सकती है। तो चाहे किसी बड़े राजा ने पहले कभी कोई बहुत बड़ी झील बनवा दी हो जो कि मैनमेड है, आर्टिफिशियल है, या फिर नेचुरली वहां पर कोई लेक रही हो, कोई झील रही हो जो किसी न किसी जियोग्राफिकल या जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व हुई हो, बनी हो। तो चाहे नेचुरल हो चाहे मैनमेड हो, यह मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करेगा वेटलैंड होने के लिए, कि वेटलैंड का मतलब है कि ऐसी कोई भी जमीन जो पानी से भरी रहती हो, जहां पर वाटर लॉगिंग करता हो, जहां पर पानी ठहरा रहता हो या बहता भी रह रहा है, बट वो जमीन पानी से भरी रहनी चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई जमीन कुछ समय के लिए, 3-4 महीने के लिए पानी से भरी रह सकती है, 5 महीने के लिए रह सकती है, उसके बाद धीरे धीरे वो सूख जाती है। तो उनको भी हम वेटलैंड्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो सबसे पहले, अब इतना सारा कंफ्यूजन आपको हो गया होगा कि भाई कौन सी चीज हम वेटलैंड में काउंट करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे। तो इसके लिए रामसर कन्वेंशन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, एक डेफिनेशन दी है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है वेटलैंड्स की, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले रामसर कन्वेंशन की जो डेफिनेशन है वेटलैंड्स की, वो क्या कहती है? वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। जैसा हमने बताया, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, परमानेंट और टेम्पररी। जैसा हमने बताया कि हो सकता है थ्रू आउट ईयर पानी से भरा रहे या कुछ समय के लिए पानी से भरा रहे। विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, सब है इसमें। स्टैटिक वाटर भी हो सकता है, किसी तालाब का, किसी झील का ठहरा हुआ जल भी हो सकता है, और किसी रिवर का या किसी लेक का जो एक लेक से दूसरी लेक में ट्रांसफर हो रहा हो, ऐसा फ्लोइंग वाटर भी हो सकता है। फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है, सॉल्ट वाटर यानी सलाइन वाटर भी हो सकता है, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मैरीन वाटर। अब मैरीन वाटर के एरियाज भी हो सकते हैं। मरीन का मतलब है कि समुद्र के कोस्टल एरियाज को भी हम वेटलैंड्स में काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि लो टाइड जब आता है समुद्र में, तो उस एरिया को जिसको हमने काउंट किया है वेटलैंड में, वहां 6 मीटर से ज्यादा, 6 मीटर से ज्यादा डेप्थ नहीं होनी चाहिए पानी की। ये सिर्फ कैटेगरी जो है ये मरीन एरियाज के लिए है, समुद्री इलाकों के लिए है, कोस्टल एरियाज के लिए, कि जब भी वहां पर लो टाइड आएगा तो पानी की डेप्थ 6 मीटर से ज्यादा ना जाए। ये रामसर कन्वेंशन की डेफिनेशन है, किसकी? वेटलैंड्स की।
तो वेटलैंड नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, फ्लोइंग हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है, मैरीन वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, सॉल्ट वाटर हो सकता है, सलाइन वाटर हो सकता है। बहुत तरह के जल को सम्मिलित किया जा रहा है, लेकिन क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है कि जमीन जो है वो पानी से ढकी रहे, वहां पर पानी भरा रहे। तो ये होते हैं वेटलैंड्स। ठीक है, आई होप यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। वेटलैंड्स की बहुत वास्ट डेफिनेशन है, बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है वेटलैंड्स की। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि वेटलैंड हम बोलेंगे किसको, तो मतलब ऐसे क्षेत्र को जो जलमग्न रहता हो कुछ समय के लिए या पूरे साल तक या समय के किसी भी एक हिस्से तक। लेकिन अब इस वेटलैंड को कंजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है? तो वेटलैंड्स जो होते हैं ना, ये जो आर्द्र भूमियां होती हैं, ये बहुत सारे कार्य करती हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊं तो इसमें सबसे बड़ा कार्य होता है, जैसे आपके लैंड एरिया से सॉइल का इरोजन हो रहा है, तो सॉइल इरोड होकर के वाटर के साथ, पानी के साथ फ्लो होकर के किसी वाटर बॉडी में ही जाएगी। तो ये बेसिकली लैंड इरोजन में जो लैंड में सेडिमेंट्स गए हैं, जो वाटर के साथ सेडिमेंट लैंड से गए हैं, उनको ये कलेक्ट करने का काम करता है। तो कलेक्शन करता है और मिट्टी को ओशियन तक जाने से रोकता है। ठीक है, अगली चीज है वाटर रिचार्ज। ग्राउंड वाटर जो होता है, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करते हैं ये। और क्या करते हैं, वाटर का फिल्ट्रेशन करते हैं। वेटलैंड्स जो होते हैं, वेटलैंड्स में आप ऐसे देखेंगे ना, बहुत सारे मार्शी लैंड भी आप देखेंगे, फेन देखेंगे, पीट देखेंगे, उनमें क्या होता है, बहुत सारा वेजिटेशन होता है। एक जलमग्न भूमि है, उसके ऊपर बहुत सारी घास है, बहुत सारी एल्गी है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आप ट्रीज देख लेंगे, प्लांट्स देख लेंगे। जैसे आप सुंदरबन डेल्टा में चले जाइए, मैनग्रोव के पूरा पूरा का पूरा मैनग्रोव फॉरेस्ट है वहां पर, और नीचे वहां पर पानी भरा रहता है। वो पानी कैसा है, तो वो पानी नदियों द्वारा जो फ्रेश वाटर लाया गया वो भी है, और प्लस ओशन का जो सलाइन वाटर है वो भी है, दोनों का मिक्स वाटर है वहां पर। तो वो पूरा का पूरा एरिया मार्शी रहता है, दलदली रहता है, और थ्रू आउट ईयर आप कह सकते हैं कि वो वाटर लॉक्ड रहता है, जल से भरा हुआ रहता है। तो ऐसे एरियाज में किस तरह के पर्टिकुलर प्लांट्स जो हैं वो भी, तो वो प्लांट क्या करते हैं, वो प्लांट वाटर का फिल्ट्रेशन करते हैं, पानी को शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के बाद ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा वाटर का फिल्ट्रेशन भी करते हैं, और इस ग्राउंड वाटर रिचार्ज की वजह से थ्रू आउट ईयर वाटर टेबल जो है वो मेंटेन रहता है। अब हो क्या रहा है, इसके अलावा ये फ्लडिंग से भी बचाते हैं। फ्लडिंग से कैसे बचाते हैं, देखो जो वेटलैंड्स होते हैं बेसिकली ये लोलैंड एरियाज होते हैं। लोलैंड एरियाज का मतलब एक हाईलैंड एरिया हो गया, एक लोलैंड एरिया हो गया। ये लोलैंड एरिया है। तो जब कभी भी बारिश होगी, खूब सारा पानी नीचे बरसेगा, तो ऐसी स्थिति में ये पानी अल्टीमेटली जाएगा कहां, किसी लोलैंड एरिया में ही कलेक्ट होगा जाकर के। तो जब वेटलैंड्स हमारे थ्रेटेंड हो रहे हैं, वेटलैंड्स की संख्या बहुत कम हो रही है, या उनके साइज जो है वो श्रिंक कर रहा है, उनके साइज में कमी आ रही है, तो ऐसे में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो रही है। तो अगर जल भरेगा नहीं यहां पर आकर के, तो वो पानी कहां जाएगा, तो फिर वो अपलैंड एरियाज में भरना स्टार्ट होगा। जैसे हम लोग अर्बन फ्लडिंग वगैरह देख रहे हैं। बड़े बड़े शहर जो हैं, जैसे चंडीगढ़ के बगल में आपने देखा होगा सुखना लेक बनी है ना। हैदराबाद के बगल में कई सारे उस्मान सागर, हुसैन सागर, ये सब बनाए गए हैं। बेसिकली ये लेक्स जो क्या करती हैं, ये थ्रू आउट ईयर उस शहर को पानी देती हैं, और उस शहर के लिए फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरह वर्क करती हैं। अगर कभी बारिश ज्यादा हो गई तो वो शहर से पानी फ्लड जो है, अर्बन फ्लडिंग की जगह पर वो पानी ट्रांसफर हो जाता है इन लेक्स में, इन वाटर बॉडीज में। तो ऐसे में ये फ्लडिंग को भी बचाती हैं, रोकती हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सबसे बड़ा खतरा हो रहा है इन वाटर बॉडीज को, इन वेटलैंड्स को, इंक्रोचमेंट से। लोग धीरे 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 करके इनको भरते हुए चले जा रहे हैं, और वहां पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वहां पर सेटलमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर वहां पर कोई फैक्ट्री लग गई। इस तरह से इनका साइज श्रिंक होता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। तो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती चली जा रही है। तो अब आइए इसमें हम देखते हैं कि रामसर कन्वेंशन जिसकी हमने बात की, रामसर कन्वेंशन बेसिकली इन्हीं वेटलैंड्स के संरक्षण की बात करता है, इन्हीं के कंजर्वेशन की बात करता है। वैसे तो रामसर कन्वेंशन को बनाने के लिए 1960s से ही डिबेट्स चल रही थी, और कई सारे डिबेट्स और डिस्कशंस और मीटिंग्स चल रही थी कि कुछ इस तरह का कन्वेंशन आए जो वेटलैंड्स को
सुरक्षा दे पाए, जिसका काम क्या हो, वेटलैंड्स को सुरक्षा देना। तो 1960s से ही इन पर बातें चल रही थी, जो अल्टीमेटली जाकर के 1971 को मीटिंग हुई ईरान के रामसर में, रामसर सिटी में, और वहां पर यह फाइनलाइज किया गया कि भाई वर्ल्ड में जितने वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्वेशन की जरूरत है, जिनके लिए कुछ नियम कानून बनाए जाने चाहिए, और इनके लिए रामसर कन्वेंशन में एक लिस्ट तैयार की गई, जिस लिस्ट में उन सारे वेटलैंड्स का हिसाब किताब रखा जाएगा, उनके नाम को मेंशन किया जाएगा, गवर्नमेंट उन पर स्पेशल फोकस करेगी, प्लस उनको फंडिंग भी दिलवाई जाएगी, स्पेशल टेक्निक्स भी, स्पेशल टेक्नोलॉजी भी दिलवाई जाएगी, एक्सपर्टीज भी दिलवाई जाएगी, ताकि उन वेटलैंड्स का कंजर्वेशन अच्छी तरह से हो सके। तो रामसर कन्वेंशन ने बेसिकली फोकस किस पे किया कि ये जो वेटलैंड्स हैं, ये जो आर्द्र भूमियां हैं, इनका संरक्षण किस प्रकार किया जाए, ठीक है, ताकि ये जितनी हमने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज से लेकर के जितनी कल्चरल एक्टिविटीज, जितनी इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की एक्टिविटीज हमने बताई जो एक वेटलैंड फुलफिल करता है, वो सब पूरी की जा सके। तो रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में हुआ, लेकिन ये फोर्स में कब आया, मतलब लागू कब हुआ, ये 1975 में लागू हुआ। इसके बाद इस रामसर कन्वेंशन को एक्सीड करने वाला ऑस्ट्रेलिया जो था वो पहला कंट्री था, और पहली जो रामसर साइट है वर्ल्ड की वो भी ऑस्ट्रेलिया की ही थी। कोबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया का ये वर्ल्ड की पहली रामसर साइट है, और रामसर कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करने वाला पहला कंट्री जो है ये ऑस्ट्रेलिया, आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एक्सीड करने वाला। ये जो रामसर कन्वेंशन है बेसिकली ये 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था, लाया गया था, तो इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब मॉन्ट्रोक्स रिकॉर्ड जो है, ये मॉन्ट्रोक्स रिकॉर्ड क्या है? तो मॉन्ट्रोक्स रिकॉर्ड जो है बेसिकली ये एक रजिस्टर है, एक तरह से आप कह सकते हैं, जिस रजिस्टर में रामसर जो साइट्स हैं वर्ल्ड की उनका मेंशन किया जाता है कि एक देश में, किसी देश में कितनी रामसर साइट्स हैं, और उनका नाम मेंशन किया जाता है, उनका एरिया मेंशन किया जाता है, और उसके साथ उस रामसर साइट के स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए जाते हैं कि भाई क्यों इस साइट को ऐसा चुना गया, कि भाई क्या इसमें, इस साइट में खास बात है कि इसको रामसर साइट की तरह चुना गया है। ये सारी डिटेल्स इस मॉन्ट्रोक्स रिकॉर्ड में लिखी जाती हैं। मॉन्ट्रोक्स रिकॉर्ड बेसिकली 1990s से स्टार्ट किया गया है। रामसर कन्वेंशन तो 1975 से लागू हो गया था, लेकिन 1990s से मॉन्ट्रोक्स रिकॉर्ड मेंटेन किया जाने लगा है, ठीक है। तो ये था रामसर कन्वेंशन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं कि किसी भी वेटलैंड को क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे जिससे कि वो एक रामसर साइट हो जाए। भाई ऐसे तो बहुत सारे तालाब हैं, बहुत सारी झील हैं, पर सबको तो रामसर साइट नहीं घोषित किया जाता, तो कुछ तो कैटेगराइज किया गया होगा, कुछ तो स्पेशल क्राइटेरिया रखे गए होंगे कि भाई अगर इन इन चीजों को फुलफिल कर रही है कोई लेक या कोई पॉन्ड या कोई वाटर बॉडी, तो वो रामसर साइट की कैटेगरी में आएगी। तो वो क्या है क्राइटेरिया, चलिए देखते हैं। क्राइटेरिया नंबर 1, ऐसे 9 क्राइटेरिया टोटल रखे गए हैं। क्राइटेरिया नंबर 1 क्या है? इफ इट कंटेन्स अ रिप्रेजेंटेटिव, रेयर और यूनिक एग्जांपल ऑफ नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप। इसका मतलब क्या है साधारण भाषा में हम आपको बताते हैं कि किसी भी अगर बायोजियोग्राफिक रीजन में कोई यूनिक टाइप का वाटर बॉडी है, मतलब अपने से वो अलग है बिल्कुल, आसपास के जैसे नेचुरल या उनसे इन सबसे कुछ यूनिकनेस रखता है अपने आप में, तो वो एक क्राइटेरिया हो सकता है कि उसको रामसर साइट में शामिल किया जाए, ठीक है। यूनिकनेस में हो सकता है कि वो कल्चरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, महत्व रखता हो, या इकोलॉजी के बेसिस पर बहुत ज्यादा महत्व रखता हो, है ना। तो ये क्राइटेरिया नंबर 1 है। दूसरा है क्राइटेरिया नंबर 2, इफ इट सपोर्ट्स वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज और थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। अगर ये कुछ ऐसे जीवों को आश्रय देता है जिनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो IUCN की लिस्ट आती है ना, उसमें रेड डेटा लिस्ट में इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इन सब कैटेगरीज में रखा गया है। अगर ऐसी प्रजातियों को ये आश्रय दे रहा है तो इसको हम रामसर साइट में शामिल कर सकते हैं, ठीक। ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद तीसरा क्राइटेरिया ये है कि इफ इट सपोर्ट्स पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिक रीजन। अगर किसी पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिक रीजन की, किसी क्षेत्र की में कोई ऐसा जानवर पाया जा रहा है जिसकी वजह से उस पूरे के पूरे क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी अच्छी रह रही है, या उस बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है, या बहुत की स्टोन स्पीसीज है वहां की, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है उस जगह की, और अगर उसको कोई वाटर बॉडी संरक्षण दे रही है, तो ऐसे में उस वाटर बॉडी को हम क्राइटेरिया मान सकते हैं और इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया जा सकता है। चौथा क्राइटेरिया क्या है? इफ इट सपोर्ट्स प्लांट और एनिमल स्पीसीज एट अ क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल्स, प्रोवाइड्स रेफ्यूज ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस।
अगर कोई भी जानवर है, कोई जंतु है, या कोई भी जीव है, या कोई पौधा है, या कोई वृक्ष है, प्लांट मतलब वेजिटेशन की कोई स्पीसीज है, अगर वो किसी अपनी क्रिटिकल स्टेज में है, लाइफ की क्रिटिकल स्टेज का मतलब ऐसा हो सकता है कि वो ग्रोइंग स्टेज में हो, इस स्टेज में कि अगर अब इसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला तो ये मर जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ऐसी स्पीसीज को अगर कोई लेख संरक्षण दे रही है तो उसको भी क्राइटेरिया मान करके हम यहां पर शामिल कर सकते हैं। अगर किसी भी जीव के बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में कोई वाटर बॉडी उसके लाइफ साइकिल को प्रमोट कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, तो उसको भी हम क्राइटेरिया मान सकते हैं। इसके बाद और कौन सा क्राइटेरिया है, तो एक क्राइटेरिया ये है, क्राइटेरिया नंबर 5, इफ इट जनरली रेगुलरली सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स। ये ध्यान रखना, 20,000 या इससे ज्यादा वाटर बर्ड्स को अगर कोई भी वाटर बॉडी संरक्षण दे रही है तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि ये रामसर साइट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है, इफ इट रेगुलरली सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड, या फिर जितनी भी वाटर बर्ड्स हैं, मतलब उस पे किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की कम से कम 1% जनसंख्या, जैसे वर्ल्ड में मान लो कि कोई डक है, उस डक की 1 लाख टेंटेटिव एक अमाउंट है कि एक टेंटेटिव क्वांटिटी है कि 1 लाख जीव या 1 लाख बर्ड्स जीवित हैं। अब उसमें 1% अगर इस लेक पे या किसी वाटर बॉडी के आसपास पाई जा रही हैं तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है रामसर साइट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्राइटेरिया नंबर 7। क्राइटेरिया नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ इट सपोर्ट्स अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ इंडिजिनस फिश, सब स्पीसीज, स्पीसीज ऑफ फैमिलीज, लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस, स्पीसीज इंटर रिलेशंस and of population that are representative of wetland benefits and values and thereby contributes to global biological diversity। अगर किसी मछली की ऐसी प्रजाति को जो कि वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पर आप कह सकते हैं कि एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे रही है, ग्लोबल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रही है, अगर ऐसी किसी इस फिश की स्पीसीज को वो संरक्षण प्रदान कर रहा है तो उसको भी बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वो वाटर बॉडी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है कि वो रामसर साइट में इंक्लूड किया जा सकता है उसको। नेक्स्ट है क्राइटेरिया नंबर 8, इफ इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेस। तो इसको भी हम कर सकते हैं। बेसिकली आप समझिए, इसमें ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, इनमें किसी जीव जंतु या किसी स्पेशल रीजन की वजह से अगर वो वाटर बॉडी बहुत स्पेशल है तो उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। चाहे किसी वाटर बर्ड को संरक्षण देने की बात हो, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को संरक्षण देने की बात हो, वेजिटेशन किसी पेड़ पौधे की ऐसी रेयर स्पीसीज को संरक्षण दे रही है तो वो फुलफिल करती है। या फिर क्या है, इफ इट रेगुलरली सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ वेटलैंड डिपेंडेंट नॉन एवियन एनिमल स्पीसीज, या किसी ऐसी स्पीसीज को भी संरक्षण अगर वो दे रही है जो नॉन एवियन है, जो पक्षी में नहीं आते हैं, जरूरी नहीं पक्षी ही हो, नॉन एवियन है लेकिन उसकी 1% पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रही है तो उसको भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताएं, फिशिंग कैट को चिल्का लेक के आसपास पाई जाती है और रात के समय नॉक्टर्नल होती है, यह रात के समय झील के किनारे आती है, चिल्का लेक के किनारे, और उसके बाद ये वहां चिल्का लेक से मछलियां पकड़ती है। ये मछली, ये एक स्पेशल टाइप की बिल्ली होती, बिल्ली की एक प्रजाति, कैट की एक स्पीसीज है जो रात के समय ही निकलती है और चिल्का लेक के आसपास काफी ज्यादा पाई जाती है। इनकी संख्या में धीरे धीरे काफी गिरावट देखी गई थी। तो चिल्का लेक में ये बेसिकली फिशिंग कैट को आप कह सकते हैं कि एक ये कीस्टोन स्पीसीज वहां की भी मानी गई है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कीस्टोन स्पीसीज है वहां की, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, तो ऐसा अगर इसकी 1% पॉपुलेशन को चिल्का लेक वो कर रही है तो चिल्का लेक क्राइटेरिया फुलफिल करती है कि उसको वेटलैंड के श्रेणी में रखा जाएगा। चिल्का लेक को रखा भी जा चुका है वेटलैंड कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद फिर जब उसकी कंडीशंस रामसर साइट से फिर उसको हटा भी दिया गया क्योंकि उसकी कंडीशंस फिर काफी अच्छी हो गई थी। जो भारतीय तटरक्षक बल है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो हैं, इनकी मदद से प्लस वहां के कुछ एनजीओज हैं, वहां की गवर्नमेंट की वजह से मदद से चिल्का लेक की कंडीशंस काफी अच्छी हो गई, तो उसको फिर वापस से रामसर साइट की कैटेगरी से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। अब देखो टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स, वेटलैंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो वेटलैंड्स जो होते हैं बेसिकली वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इनलैंड वेटलैंड्स और दूसरे होते हैं कोस्टल वेटलैंड्स। इनलैंड और कोस्टल वेटलैंड्स, इनलैंड का मतलब है
जो जमीन पर हैं, जो लैंड के ऊपर हैं, जमीन के अंदर है, वो इनलैंड वेटलैंड्स हैं। कोस्टल का मतलब जो समुद्र के किनारों पर है, तटों पर हैं, ये कोस्टल वेटलैंड्स हो गए। अब देखिए इनको हम इंडिविजुअली समझ लेते हैं कि इनलैंड में क्या क्या आता है और कोस्टल में क्या क्या आता है। तो इनलैंड में बेसिकली मार्शेस, जैसे दलदली भूमियां हैं कुछ, जैसे कुछ दलदली भूमियां हैं, तालाब हैं, लेक्स हैं, फेन हैं, रिवर्स हैं, फ्लड प्लेन्स हैं और स्वैम्स हैं। ये सारे आ जाते हैं आपके किसमें, ये इनलैंड वाटर बॉडीज में, इनलैंड वेटलैंड्स में आ जाते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कोस्टल वेटलैंड की, तो कोस्टल वेटलैंड में सॉल्ट मार्सेस, ऐसी जगह जहां पर सॉल्ट काफी ज्यादा पाया जा रहा है और वाटर का कंटेंट भी है, सॉल्ट के मार्शेस हैं, दलदल हैं। इसके बाद फ्रेश वाटर के मार्शेस हैं, सी ग्रास के बेड्स हैं, मैनग्रोव स्वैम्प्स हैं, फॉरेस्टेड स्वैम्प्स हैं, ये सब आपके कोस्टल वेटलैंड के एरियाज में आ जाते हैं। इसके अलावा एस्चुरी वगैरह अगर जो है कहीं पर, मैनग्रोव फॉरेस्ट वगैरह, ये सब भी आपके कोस्टल वेटलैंड्स के आसपास वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। अब जैसे हमने बताया स्वैम्प्स, तो स्वैम्प्स क्या होते हैं? स्वैम्प्स बेसिकली क्या होते हैं? जहां पर ट्रीज श्रब्स प्रीडोमिनेट हों अबव देम विच आर मोस्टली नरिश्ड बाय सरफेस वाटर सोर्सेस। स्वैम्प्स कैन बी फाउंड इन सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर फ्लड प्लेन्स। स्वैम्प्स का मतलब जहां पर ट्रीज, श्रब्स, झाड़ियां वगैरह काफी ज्यादा हो, मतलब वाटर बॉडी है और वहां पर कई सारे वेजिटेशन, जिसमें छोटे छोटे ट्रीज हैं, बुशेज हैं, है ना, श्रब्स हैं, ये सब उस जलीय भाग में या उसके आसपास की लैंड में हो रहे हैं, तो उनको बोलते हैं स्वैम्प्स। जहां पर बेसिकली जल, वाटर बॉडी, उसके पास में वेजिटेशन काफी ज्यादा है, वो स्वैम्प हो जाता है ना, वेजिटेशन, वनस्पतियां काफी ज्यादा है। फिर है बॉग्स। बॉग्स क्या होते हैं? बॉग्स आर वेट पीट सॉइल्स फाउंड इन फॉर्मर लेक बेसिन्स और अदर नेचुरल डिप्रेशंस। मतलब जैसे कहीं पर नेचुरल डिप्रेशन बन गया, मतलब कहीं पर गड्ढा बन गया था, अब यहां पर बाहर से सेडिमेंट्स भी आ गए, खूब सारा सेडिमेंट्स यहां जमा हो गया, सेडिमेंट्स के साथ साथ यहां वाटर भी है, वाटर लॉगिंग भी हो रही है। तो ऐसी जगह पे जहां पर वेट पीट सॉइल है, पीट मिट्टी है, पीट वाली मिट्टी है और वेट है, बिकॉज यहां पर वाटर का भी इनटेक हुआ है, डिपोजिशन हुआ है सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के साथ साथ, तो वहां पर बेसिकली ऐसी जगहों को बॉक्स बोलते हैं। और बेसिकली बॉक्स जो होते हैं ये किसी पुरानी लेक के बेसिन्स पर, कोई ओल्ड लेक का बेसिन हो, वहां पर जनरली डेवलप होते हैं। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाते हैं तो इनके ऊपर वेजिटेशन का कवर भी चढ़ने लगता है, धीरे धीरे इनके ऊपर वेजिटेशन का कवर भी आने लगता है, ये होते हैं बॉग्स। तो स्वैम्प्स और बॉग्स, ठीक है। तो ये थे हमारे वेटलैंड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब वेटलैंड्स की जो एक्टिविटीज हैं, जो वेटलैंड्स क्या क्या चीजें सपोर्ट करता है, तो वेटलैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इकोलॉजी में। बिकॉज इकोलॉजी में क्या होता है, वेटलैंड बेसिकली आप कह सकते हैं कि किसी, जैसे कोस्टल वेटलैंड की अगर हम बात कर दें, तो बेसिकली ये एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है ओशियंस के और लैंड के बीच में। यहां पर मान लो लैंड है, यहां ओशियन है, तो ओशियन और लैंड के बीच का ये इंटरमीडिएट स्टेज होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कोस्टल वेटलैंड्स। तो बेसिकली कभी कभी ऐसा देखा गया है, जैसे ओशियंस में जब कोई सुनामी आ जाती है या ओशन में कोई साइक्लोन वगैरह आ जाता है, स्पेशली जैसे मैनग्रोव को, अगर मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करें जहां वेटलैंड्स पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा वाले एरिया में, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट एज ए वेटलैंड का जब काम करते हैं, ये जो वेटलैंड एरिया है वहां पर साइक्लोन्स वगैरह से जो डिस्ट्रक्शन होता है उसको मिनिमम कर देते हैं, कम कर देते हैं, सुनामी वगैरह की वेव्स को रोकने का एक बैरियर का काम करते हैं ये। तो मैनग्रोव्स या वेटलैंड्स जो होते हैं ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट स्टेज होते हैं। अब सपोज करो किसी भी रिवर के द्वारा सेडिमेंट्स ले जाए जा रहे हैं और रिवर सेडिमेंट ले जा करके सीधे ओशन में गिरा देगी, बट अगर इस ओशियन और इस रिवर के बीच में कोई वेटलैंड है, जैसे सुंदरबन का डेल्टा, मैनग्रोव फॉरेस्ट वाला एरिया, तो ये रिवर के सेडिमेंट्स सीधे ओशन में न जाकर के यहां पर डिपॉजिट होने लगेंगे, तो ये सॉइल इरोजन को भी रोकता है, वाटर का फिल्ट्रेशन तो करता ही है। इसके साथ साथ वेटलैंड्स जो होते हैं ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे जूट की खेती अगर करनी है, जैसे राइस उगाना है, राइस ग्रोन करना है, तो उन सब के लिए भी वेटलैंड्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और वेटलैंड्स जो होते हैं यहां पर फिशिंग काफी अच्छी होती है। फिशिंग इन द सेंस कि यहां पर मछली पालन, मछली को पकड़ना, श्रिम्प की खेती करना, झींगे की जो खेती होती है, ये सब काफी, एक्वाकल्चर वगैरह बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसलिए मैनग्रोव जो वेटलैंड्स होते हैं हमारे, ये बहुत ही ज्यादा हैवी, आप कह सकते हैं, इकोलॉजिकल इंप्रिंट छोड़ते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसीलिए इनको बचाना बहुत जरूरी है।
कार्बन सिंक का भी बहुत बेहतरीन काम करते हैं, स्पेशली जो स्वैम्प हमने आपको बताया, यहां वेजिटेशन काफी अच्छा होता है, ये कार्बन सिंक का भी बहुत बेहतरीन काम करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेजिटेशंस हैवी होने की वजह से ये जो वेटलैंड्स होते हैं बेसिकली, ये न सिर्फ जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं, वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को आश्रय देते हैं, बल्कि हमारी इकोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए रामसर कन्वेंशन इतना ज्यादा एम्फेसाइज करता है कि भाई वेटलैंड्स का संरक्षण करो, वेटलैंड्स का कंजर्वेशन करो, इन पर जो आप कह सकते हैं इंक्रोचमेंट वगैरह जो बढ़ रहा है ये सब रोको। जैसे ये वेटलैंड एरिया आप देख पा रहे हैं, कुछ लैंड वाला पोर्शन भी है, कुछ वाटर वाला पोर्शन भी है, यहां पर ऐसी झाड़ियां भी हैं, कुछ ग्रासेस भी हैं, तो ये वेटलैंड के टाइप के चीजें होती हैं, ठीक है। ये लैंड जो है वेटलैंड है बेसिकली, ठीक है, आर्द्र भूमि है। तो हमारी आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक को लेकर के आप सभी के सामने। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। ओके, सो आप सभी का स्टडी IQ PCS से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।